अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाजरीन आदाब। 6 फरवरी 2021 मुताबिक 23 जमात-उस-सानी 1442 के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जुमे के रोज कहा कि मरकज की हिदायतनामे के मुताबिक तालीमी इदारों में तालीमी काम शुरू करने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने 23 मार्च 2020 से बंद पड़े स्कूलों को 10 फरवरी से क्लास 6 से 8 तक खोलने की तजवीज पर मुहर लगा दी है। इस सिलसिले में प्राइमरी से क्लास 5 तक के बच्चे 1 मार्च से स्कूल जा सकेंगे। वहीं नवी जमात से 12 जमात के तलबा स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं। हाई स्कूल और इंटर स्कूल की तैयारी के सबब 1 दिसंबर के बाद बच्चे अपना कोर्स मुकम्मल करने और प्री बोर्ड इम्तिहान देने के लिए भी स्कूलों में जा रहे हैं। इसके बाद अब क्लास 6 से 8 में जेर तालीम बच्चों को 1 फरवरी से स्कूल भेजने का मंसूबा तैयार किया जा रहा था। 3 फरवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 को भी हिदायत दी कि वो क्लास 6 से 8 साल के बच्चों को 10 फरवरी से स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए मदऊ करें। कांग्रेस ने राज्यसभा में कहा है कि दिल्ली में यौम जमहूरिया के मौके पर हुए तशद्दुद की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जानी चाहिए। कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा ने सदर के खिताब की शुक्रिया की तहरीक में हिस्सा लेते हुए कहा कि यौम जमहूरिया पर लाल किले पर जो कुछ भी हुआ वो अफसोसनाक है, इसकी किसी भी सूरत में हिमायत नहीं की जा सकती। ताहम उन्होंने इल्जाम लगाया कि किसान रैली के रास्ते को शुरू में बदल दिया गया। कांग्रेस अरकान ने कहा कि दिल्ली में यौम जमहूरिया पर हुए तशद्दुद की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जानी चाहिए। इसके लिए 2 माह का वक्त भी तय होना चाहिए। कसूरवारों को हर कीमत पर सजा दी जानी चाहिए। किसान तहरीक को लेकर पॉप गुलकारा रेहाना और माहौलियाती कारकुन ग्रेटा के बारे में ट्वीट पर तनाज़ा बढ़ गया है। बॉलीवुड और खेलों की दुनिया में भी इसके बारे में सिर्फ सियासत ही नहीं, मुख्तलिफ राय भी सामने आ रही है। कांग्रेस के रहनुमा और बॉलीवुड अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा ने भी जुमे के रोज कहा कि ज़राई कानून सिर्फ मुल्क का मामला नहीं है, पूरी दुनिया में इस पर बहस हो रही है। अगर पूरी दुनिया ने नाज़िमियत के बारे में अपनी राय का इजहार किया है तो इसमें क्या हर्ज है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि अगर वज़ीर आज़म कहते हैं कि पूरी दुनिया एक आलमी बिरादरी बन चुकी है तो फिर इसमें क्या हर्ज है। अगर कोई सिर्फ ट्वीट करके हिमायत करता है तो फिर इस पर तनाज़ा क्यों है। रेहाना ने भी कहा कि इस मामले पर क्यों बात नहीं की जा रही है। 70 दिन से किसान सर्दी में शदीद एहतजाज कर रहा है, फिर इसमें खुद मुख्तारी का मामला कहां आता है। बॉलीवुड अदाकारों और खेलों के खिलाड़ियों के बयान पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि इजहार राय की आजादी है। ज़राई क़वानीन की मुखालिफत में जारी किसान तहरीक के तहत 6 फरवरी के मुल्क गिर चक्का जाम प्रोग्राम में मामूली तब्दीली की गई है। किसान लीडरों ने अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर पूरे मुल्क में चक्का जाम करने का ऐलान किया है। किसान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जिला हेडक्वार्टर पर मेमोरेंडम देंगे। किसान मोर्चा ने ऐलान करते हुए बताया है कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 6 तारीख को इम्तिहान और दीगर अहम प्रोग्राम है। ऐसे में बंद की अपील करने से तलबा और अवामुन्नास को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में बंद की अपील न करने का फैसला किया गया है। किसान लीडरों ने कहा कि जिला सतह पर दिए जाने वाले मेमोरेंडम में मकामी मसाइल, एमएसपी पर कानून और ज़राई क़वानीन को वापस लेने का मुतालबा किया जाएगा। शिवसेना लीडर संजय रावत ने जुमे के रोज पार्लियामेंट में अपनी तकरीर के दौरान ऐसे लोगों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने के लिए हुकूमत की तनकीद की जो ज़राई क़वानीन के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अराकीन पार्लियामेंट सहाफियों पर मुल्क से गद्दारी के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। यौम जमहूरिया के दौरान दिल्ली में हुए वाक़े पर संजय रावत ने कहा कि यह जाहिर किया जाना चाहिए कि किसने लाल किले पर चढ़कर हंगामा किया, वो किसके करीब है और क्यों उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने मजीद कहा कि लाल किले पर तिरंगे की बेइज्जती हुई, इससे वज़ीर आज़म अफसरदा है, मुल्क भी गमज़दा है, लेकिन तिरंगे की बेइज्जती करने वाला दीप सिद्धू किसका आदमी है। उन्होंने पूछा कि हुकूमत इस सिलसिले में कुछ बता क्यों नहीं रही। अयोध्या में मस्जिद की तामीर के लिए सुन्नी मरकजी वक्फ बोर्ड को रियासती हुकूमत की जानिब से 5 एकड़ आराजी दी गई थी, जिसके खिलाफ लखनऊ हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल करके इस जमीन का मालिक होने का दावा किया गया है और मुतालबा किया गया है कि जो आराजी सुन्नी मरकजी वक्फ बोर्ड को दी गई है उसे मनसूख किया जाए। इस अर्जी पर अदालत में 8 फरवरी को समाअत होने का इम्कान है। उधर इंडो इस्लामिक कल्चरल ट्रस्ट के तर्जुमान अतहर हुसैन ने कहा कि हमें नहीं लगता कि इंतजामिया हमें कोई ऐसी जमीन देगी जिस पर पहले से कोई हकदार हो। जुमे की सुबह राजधानी में बारिश के दौरान लोक भवन के सामने अचानक अफरा तफरी फैल गई जब हरदोई जिले से ताल्लुक रखने वाले खानदान के 7 अफराद अपने आप पर मिट्टी का तेल डालकर लोक भवन के बाहर आए। अहले खाना ने माचिस जलाकर खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस अहलकारों ने मौके पर उन्हें पकड़कर बचा लिया। हजरतगंज कोतवाली पहुंचे इन 7 अफराद से पूछताछ की गई। मुतासरा शख्स ने कहा कि अब जिंदगी देने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। हरदोई जिले के धनवापुरा में मुकीम राजा राम, कुश यादव, वीरो यादव और उषा समेत 7 अफराद राजधानी पहुंचे। मुतासरा राजा राम ने बताया कि वो तकरीबन 40 सालों से धनुपुरवा के एक मकान में मुकीम है। घर के करीब जुडिशियल ऑफिसर और एक एमएलए की प्लाटसाजी की जा रही है। वो जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। इस केस की मालूमात मकामी पुलिस और इंतजामिया को मुतअद्दिद बार दी गई। उन्होंने रोते हुए कहा कि अब उसके अहले खाना के पास मरने के सिवा
कोई रास्ता नहीं बचा है। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वजीर आला मिस्टर अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी के इख्तिदार में कोई खुश नहीं है। किसान अपनी खेती बाड़ी बचाने के लिए मौत जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं और बहरी हुकूमत उनकी बात नहीं सुन रही है। जुल्म की हद यह है कि किसानों को सुनने के बजाय उनके रास्ते में आहनी जाल, कील कांटे और आहनी दीवारें खड़ी की जा रही हैं। हुकूमत और किसान के माबैन इस तकसीम की लकीर को खींचना मुल्क और जमहूरियत की बदकिस्मती है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर मिस्टर अजय कुमार लल्लू ने काश्तकारों को दहशतगर्द कहने पर सख्त एतराज दर्ज कराया है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए फौरी तौर पर माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडरों के बिला रोक टोक और बेलगाम जबान पर हमला करते हुए इस तहरीक में शहीद हुए उत्तर प्रदेश के रामपुर के 20 साल रणवीर सिंह के रसूम में कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी और वो शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला समेत तमाम रहनुमाओं को उनके गैर मुहज़्ज़बाना बयान पर रियासत के किसानों से फौरी तौर पर माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अन्नदाता काश्तकारों को दहशतगर्द कहना संगीन पाप है। मुस्लिम मजलिस उत्तर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी इरफान कादरी ने प्रेस को जारी बयान में कहा है कि धनीपुर मस्जिद प्रोजेक्ट में 2 पंजाबी बहनों ने जो दावा किया है उससे यह साफ जाहिर होता है कि हुकूमत के इशारे पर मस्जिद के लिए जो जमीन दी गई वो चोरी करके दी गई। कादरी ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को चाहिए कि मस्जिद प्रोजेक्ट से फौरन दस्तबरदार हो जाए और अपनी गलतियों से तौबा कर ले, क्योंकि शरीयत के मुताबिक मस्जिद का कोई बदल नहीं हो सकता। बाबरी मस्जिद जहां थी कयामत तक वही रहेगी, जमीन के नीचे भी और आसमान के ऊपर भी। मुसलमानों को चाहिए कि धनीपुर प्रोजेक्ट का बाइकाट करें, नहीं तो मैदान हश्र में खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे। अवधनामा के जहानुमा सफे पर शाया रिपोर्ट के मुताबिक खाना काबा में बुजुर्ग जायरीन और नमाजियों के लिए बैटरी से चलने वाली नई वैन सर्विस का आगाज किया गया है, जो मस्जिद हराम के अहाते में आमद और रफ्त के लिए इस्तेमाल होगी। मस्जिद के अहाते में नई वैन सर्विस का इफ्तिताह हरमैन शरीफैन की जनरल प्रेसिडेंसी के चेयरमैन शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अस्सुवैस ने किया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस नई खिदमत का मकसद अल्लाह के मेहमानों और नमाजियों को मस्जिद हराम में आमद और रफ्त की सहूलत फराहम करना है। अमेरिका की कांग्रेस में डेमोक्रेट्स अरकान ने मांग की है कि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप सीनेट में अपने मुआखजे के ट्रायल में हलफ उठाते हुए शहादत के लिए पेश हों। दूसरी जानिब ट्रंप के मुशीर ने बताया है कि साबिक सदर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। इस कार्रवाई के मरकजी प्रोसिक्यूटर जेमी रॉस्कन ने जुमेरात को ईमेल के जरिए भिजवाए एक खत में मुतालबा किया है कि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ट्रायल शुरू होने से पहले या इस ट्रायल के दौरान शहादत के लिए पेश हों। रॉस्कन का सदर ट्रंप को मुखातब करते हुए कहना है कि अगर आप इस दावत को कबूल नहीं करते तो हम तमाम हुकूक महफूज रखते हैं, बशमूल इस हक के कि हम ट्रायल में यह बात बावर कराएं कि शहादत से आपका इनकार 6 जनवरी को आपके इक़दामात से मुतालिक एक मजबूत और मुखासिमाना मुदाखलत की हिमायत करता है। अमेरिकी कांग्रेस को भेजी गई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान अफगानिस्तान में अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में एक मुआहिदा तय पाया है और इस्लामाबाद इस हिकमत अमली में एक अहम किरदार अदा कर रहा है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि चीन पाकिस्तान ताल्लुकात की बढ़ती हुई कुर्बत का मतलब यह है कि बीजिंग की अफगानिस्तान की पॉलिसी का ज्यादातर हिस्सा इस्लामाबाद से करीब तर है और इस्लामाबाद उसकी क़यादत कर रहा है। बुध के रोज कांग्रेस को भेजी गई इस रिपोर्ट अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के कलीदी किरदार को तस्लीम किया गया है और जो बाइडेन इंतजामिया पर जोर दिया गया है कि वो अफगानिस्तान में कई दहाइयों से जारी जंग और तबाही के खात्मे के लिए इस्लामाबाद के साथ मिलकर काम करें। अक़वाम मुत्तहिदा की आला अदालत ने कहा है कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान पर आयद जौहरी पाबंदियों के फैसले को बदलने की दरख्वास्त पर समाअत की जा सकती है। गैर मुल्की खबर एजेंसी AFP के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की अदालत की जानिब से मज़कूरा बयान सामने आने के बाद वाशिंगटन ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि पाबंदियों के खिलाफ मुकदमा अदालत के दायरे अख्तियार से बाहर है। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा ने द हेग में बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ यानी ICJ में 3 साल पहले शुरू होने वाले मामले में गुज़िश्ता रोज आने वाले फैसले को अपनी फतह करार दिया है। तेहरान ने इल्जाम लगाया है कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2015 के जौहरी मुआहिदे को मनसूख करके यूरोपीय इत्तेहादियों को मायूस किया और तेहरान के खिलाफ पाबंदियों को दोबारा फ़ाल करके दोनों ममालिक के माबैन 1955 में दोस्ती के मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। अमरीका के सदर जो बाइडेन ने कहा है कि अगर अमरीका के मफाद में होगा तो हम चीन के साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। मिस्टर बाइडेन ने जुमेरात को वज़ारत ख़ारिजा की गैर मुल्की पॉलिसी पर अपने पहले खिताब के दौरान ये बातें कही। उन्होंने कहा कि हम चीन के साथ काम करने के लिए तैयार हैं अगर वो अमेरिका के मफाद में हो। उन्होंने चीन को अमेरिका का सबसे बड़ा मद्दे मुकाबिल भी बताया। मिस्टर जो बाइडेन ने कहा कि हम अपनी खुशहाली, सलामती और जमहूरी अक़दार से मुताल्लिक़ चैलेंजों का बराह रास्त सामना करेंगे। अमेरिकी सदर ने कहा कि वो तेहरान की हिमायत याफ्ता क़ुव्वतों की धमकियों से खुद मुख्तारी और अपनी सरजमीन के दिफा में सऊदी अरब की हिमायत जारी रखेंगे। अवधनामा के इदारती सफ़े पर शायद डॉक्टर आबिदुर रहमान का मजमून किसान रैली और पुलिस के रवैये से ताल्लुक़ रखता है। अपने एक इक़्तिबास में मजमून निगार
لکھتے ہیں CAA کے خلاف ہوئے احتجاج میں پولیس پر نہ صرف احتجاجیوں کے خلاف غیر متناسب طاقت کے استعمال کے الزامات لگے تھے بلکہ یونیورسٹی میں گھس کے احتجاج سے دور لائبریری میں مطالعہ کرنے والے طلبہ پر بھی بری طرح لاٹھی چارج کے الزامات عائد کیے گئے تھے، لیکن کسانوں کے معاملے میں یہی بہادر پولیس مار کھاتی نظر آئی۔ ایسا کیوں؟ اس پر پہلی بات جو ذہن میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ پولیس ایکشن احتجاج کرنے والے کون ہیں یہ دیکھ کر ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں بات شاید اس سے آگے کی ہے۔ کسانوں کا احتجاج ابھی تک پرامن تھا، اس کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کی مہم زور شور سے چلائی جا رہی تھی جس طرح CAA کے خلاف احتجاج کو بدنام کرنے کے لیے چلائی گئی تھی۔ یوم جمہوریہ پر ٹریکٹر ریلی کی اجازت دی گئی تھی اور اس کا مقصد بھی شاید یہی تھا کہ یہ پرامن احتجاج فرط جوش میں کسی پرتشدد واردات سے دوچار ہو جائے یا کسی طرح اس میں تشدد برپا کر کے اس کو بدنام کیے جانے کی مہم کو ثبوت فراہم کیا جائے، جیسا کہ کسان یونینوں کے لیڈران کا الزام ہے کہ اس موقع پر جو کچھ بھی ہوا وہ ان کے پلان کا حصہ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر سلیم خان اور جاوید اختر بھارتی کا مضمون بھی ادارتی صفحے پر موجود ہے۔ برلن کے عارف نقوی کا مضمون آج اودھ نامہ کے صفحہ 5 پر شائع ہوا ہے۔ یہ مضمون فیض احمد فیض سے تعلق رکھتا ہے۔ عارف نقوی لکھتے ہیں، فیض بھائی کئی بار مشرقی برلن آئے، ہم نے ان کا استقبال برلن مجلس کی طرف سے جلسے میں بھی کیا اور ان کے ساتھ پرائیویٹ نشستیں بھی رہیں۔ ریڈیو اور پریس کے لیے مجھے کئی بار فیض احمد فیض سے انٹرویو لینے کا موقع بھی ملا، کبھی ہوٹل یوہانس ہوف میں جہاں ان کا قیام تھا اور کبھی اپنے گھر پر جہاں ہم اطمینان سے دیر تک گفتگو کرتے اور ان کی غزلیں اور نظمیں سنتے۔ مجھے یاد ہے آخری بار جب وہ میرے گھر پر تشریف لائے تھے تو انہوں نے خاص طور سے ایک فلسطینی بچے کے بارے میں اپنی نظم سنائی۔ اس وقت ان کی آنکھیں نم تھیں، وہ لبنان میں فلسطینیوں کی حالت دیکھ کر آئے تھے۔ اس دن بھی میں نے ان سے انٹرویو لیا جو ریڈیو برلن انٹرنیشنل سے براڈ کاسٹ کیا گیا۔ ان کا ایک ایک جملہ ہمارے لیے پیغام ہے، جیسے کہہ رہے ہوں، ہر ایک قدم اجل تھا، ہر ایک گام زندگی، ہم گھوم پھر کے کوچے قاتل سے آئے ہیں۔ انہیں اس بات پر حیرت بلکہ افسوس تھا کہ ترقی پسند ادب کی افادیت پر اب انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، خصوصاً ہندوستان اور پاکستان میں۔ میں خود بھی ان کی رائے جاننے کے لیے مشتاق تھا، کیونکہ آج کل یہ فیشن بن گیا ہے کہ ترقی پسند ادب اور ترقی پسند ادیبوں کی پگڑی اچھالی جائے۔ بعض شعراء و مصنفین جن کے اشعار اور کہانیاں پڑھ کر بہت سے نوجوانوں نے قلم اٹھانا اور زبان کھولنا سیکھا تھا، آج خود کو ترقی پسند کہتے ہوئے شرماتے ہیں۔ تو کیا ترقی پسند ادب کی اب واقعی افادیت نہیں رہی؟ فیض صاحب کی رائے اس سلسلے میں بہت واضح تھی۔ انہوں نے کہا، ترقی پسند ادب تو کسی وقت پابند نہیں ہے کہ آج اس کی ضرورت ہے کل نہیں، اس کی ہمیشہ سے ضرورت تھی اور ہمیشہ ضرورت رہے گی۔ ترقی پسند ادب کسی تنظیم کا نام نہیں ہے، سوسائٹی کا نام نہیں ہے۔ ترقی پسند ادب کے معنی ہے وہ ادب جو کہ ایک معاشرے کو، انسانیت کو ترقی پر مائل کرتا ہے، تو اس کی ضرورت تو ہمیشہ رہے گی۔ جو ادب ترقی پسند نہیں ہے وہ تنزل پسند ہے۔ تنزل پسند ادب کی آج انسانیت کو کیا ضرورت ہے؟ ترقی پسند ادب کے لوگ معنی ہی نہیں سمجھتے ہیں، وہ اس کو بہت محدود معنوں میں سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسکالرشپ کی اہم معلومات پر مشتمل دوسرا مضمون فاروق طاہر کا ہے، جس میں مضمون نگار نے بتایا ہے کہ حکومت کی جانب سے جاری ہونے والی اسکالرشپ کے لیے کس طرح اپلائی کیا جا سکتا ہے اور کون کس اسکالرشپ کے لیے ایلیجیبل ہے۔ اسی صفحے کی آخری تحریر محمد فیروز عالم کی موت اور بنی آدم اسلامی نقطہ نظر کے عنوان کے ساتھ موجود ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔ گھر بیٹھے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراً اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہمیں پرکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں۔